वेलकम टू माय क्लास। तो करते हैं शुरू चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के साथ। ओके, तो अभी ये चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हमने किया था रेस्पिरेशन। तो हमने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था? हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि किस तरह से हमारी बॉडी जो भी फूड हम खाते हैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में ब्रेक डाउन करती है इनटू forms of energy which is utilized by our body। तो ये काम तो रेस्पिरेशन का था, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। लेकिन अब किसका काम है उस बनाई हुई एनर्जी को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसपोर्ट करना। ये हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, the system that helps in transportation of oxygen, food, waste products to and from the various parts of the body is called circulatory system। तो ये क्या करता है? सर्कुलेशन करता है। जो भी एनर्जी हमने रेस्पिरेशन के टाइम पे बनाई थी, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, कुछ बाय प्रोडक्ट्स थे, उनको कहाँ पहुंचाना है, कहाँ से लाना है और उसकी सही जगह पे पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। सो दिस इज सिस्टम नंबर 2 जो आप पढ़ रहे हैं। एंड एज आई मेंशन इन द प्रीवियस लेक्चर, दिस इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, जिनसे भी ये बना हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम हेल्दी। आई रिपीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम हेल्दी, क्योंकि अब आप इनके रोल से समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बॉडी का जहां पे आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो गलत जगह पे पहुंच गया, दिस इज द रिजल्ट। यस, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी शुड मेक श्योर कि हम इनको जितना हेल्दी रख सकें उतना हमारे लिए अच्छा है, राइट? सो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं। इस पिक्चर को देख के प्लीज डर मत जाना, क्योंकि इसको हम आज पूरी क्लास में बार बार रिपीट करेंगे और धीरे धीरे शुरू से लेके एंड तक आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी, राइट? तो पहले पहले अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसा सीरियस टाइप्स दिख रहा है, प्लीज उसको थोड़ा ओवरलुक करना। मैं सबसे पहले मेजरली स्टेटेड बात करूंगी हमारे दिल की, हार्ट की। इसीलिए बोला जाता है हार्ट को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम्स में ह्यूमन बीइंग के लिए पास अपने लिए टाइम नहीं है, इतना वर्क प्रेशर, इतना स्ट्रेस कि वो अपनी ऑर्गन्स का, अपने आप का ध्यान नहीं रख पाते, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होता है? हार्ट को। उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी these days the number of heart attack cases are increasing enormously and people जो middle age group हैं, जो सबसे productive time होता है, they are facing heart attacks। so that means one must be very very careful about taking care, right? तो चलो शुरू करते हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड और हार्ट, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बहुत पास ले जाती हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं ब्लड वेसल्स की, तो नाम से पता चल रहा है ये वो वेसल्स हैं जो आपके ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ब्लड एक खुद में ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये वो फ्लूइड है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट तो करता है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ब्लड के अंदर के कंपोनेंट्स जो कि आपकी बॉडी थ्रू आउट फैले हुए हैं। तो अगर बाय मिस्टेक कोई भी एक गलत चीज कहीं से भी किसी भी तरह से आपकी ब्लड में पहुंचती है, विद इन सेकेंड्स आपकी पूरी बॉडी में वो फैल जाएगी, राइट? तो ये इसीलिए उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हार्ट, जो इन सबका क्रंच है, क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। किधर, कैसे, कहां, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। और थोड़ा आइडिया आपको शायद इस पिक्चर को देख के भी मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ आपको हार्ट दिख रहा है, आपको सुपर वेना कावा दिख रही है, पल्मोनरी आर्टरीज दिख रही हैं, इंफीरियर वेना कावा दिख रहा है, आयोटा दिख रही है, पल्मोनरी वेन्स दिख रही हैं। बट आप सब कर रहे होगे क्योंकि आपको समझ नहीं है ये क्या है। चलो देखते हैं। तो मैं सबसे सिंपल फॉर्म्स में स्टार्ट करती हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो मैं अभी बता चुकी हूँ। मेन 3 पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। और हमने इन तीनों का फंक्शन अभी अभी डिस्कस किया था कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। जो अभी आपने आर्टरीज पढ़ी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां पे भी आर्टरी वर्ड का यूज हुआ था और वेन वर्ड का यूज हुआ था, आपको क्लियर करते हैं वो दोनों हैं क्या। तो जहां पे भी आपको रेड कलर की वेन्स नजर आ रही हैं,
ब्लड वेसल नजर आ रहे हैं, उनको हम करते हैं आर्टरीज, एंड दे कैरी प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो किसी भी डायग्राम में जहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है, आई अगेन टेक यू बैक वेयर आई स्टार्टेड। तो ये जितना पोर्शन जहां पे भी आपको ये रेड कलर की वेन्स नजर आती हैं, ये सब आर्टरीज को रिप्रेजेंट करती हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये आपकी बॉडी में प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, वो ब्लड जिसमें खूब सारा ऑक्सीजन है। तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में पहुंचता है, ये आपको यहां से समझ आया। देन आई टॉक अबाउट वेन्स। ये ब्लू कलर की वेन्स होती हैं, दे कैरी इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड इम्प्योर इसलिए है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन नहीं है। तो ये वो खून है जो आपकी एक साइड से ट्रैवल करता है, सारी बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, और एक साइड वो होगी जहां पे ऑक्सीजन यूज हो गई है और हम ब्लड को वापस भेज रहे हैं हार्ट के पास कि इसमें ऑक्सीजन फिल कर दो, इसको प्योर कर दो और वापस हमें भेज दो। सो दिस इज हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। एक साइड का काम है, एक ब्रांच का काम है प्योर ब्लड को भेजना, और दूसरी साइड का काम है इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा करना जिसमें से ऑक्सीजन यूज हो गई है वापस हार्ट के पास, ताकि वो उसको प्योर करके दोबारा से आपकी बॉडी में सर्कुलेट करे। एंड इट इज अ वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल जॉब। यस, अब मैं बात करती हूँ तीसरी कैटेगरी की, जो है कैपिलरीज। अब क्या फर्क है इन तीनों, आपको तीनों दिख रही है, रेड, ब्लू और ये बीच में साइज। आप देख सकते हैं कैपिलरीज कितनी थिन ट्यूब्स हैं, बहुत थिन ट्यूब्स हैं। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो ना इनको समझने में, अपनी फिस्ट को कंट्रोल करो एंड जस्ट चेक देम हियर, राइट हियर, राइट हियर। आपको ब्लू भी नजर आएंगी, आपको रेड भी नजर आएंगी, एंड दे माइट बी कैपिलरीज। कैपिलरीज कम दिखती हैं एज आई सेड बिकॉज दे आर वेरी थिन ट्यूब्स, वेरी थिन ट्यूब्स। और ये इसलिए होती हैं क्योंकि जहां पे वेन्स आर्टरीज नहीं पहुंच पाती वहां कैपिलरीज इजीली पहुंच जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्मॉल साइज। सो दे आर वेरी थिन वॉल्ड एंड कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ताकि आप पूरी तरह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। ऑल राइट, क्लियर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, जहां पे हमने अभी बात करी इन तीनों के रोल्स की। तो रोल्स तो आपको समझ आ गया, उसके साथ इनका स्ट्रक्चर समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा कि आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं प्योर ब्लड को। तो आप हमेशा एक चीज याद रखना, ये हमेशा थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं इनमें। इनका जो नेचर होता है वो थिक होता है और इलास्टिक होता है, क्योंकि दे कैरी प्योर ब्लड, उसमें ऑक्सीजन भी होता है बहुत सारा। तो ऑब्वियसली जो उनका नेचर है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इसीलिए वहां पे इलास्टिक वॉल्व्स होती है। वॉल्व्स क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी, लेट्स पुट इट ऑन होल्ड ओवर हियर। देन वी आर टॉकिंग अबाउट वेन्स, और जैसा आपने पढ़ा ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। तो इसी लॉजिक पे जो उनकी वॉल्स होती हैं वो थिनर होती हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो उनका जो जो भी ब्लड वो वापस लेकर आते हैं वो ऑलरेडी एक बहुत लोअर लेवल पे होता है, तो जिसके लिए बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। एंड इस केस में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। तो वॉल्स का टॉपिक अभी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। देन आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिलरीज, क्योंकि ये बहुत ही थिन वॉल्ड हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ, और ये इसीलिए थिन वॉल्ड होती हैं क्योंकि जहां पे आपकी आर्टरीज ब्लड नहीं पहुंचा पाती उनकी थिकनेस की वजह से, वहां पे कैपिलरीज जो हैं वो जो बीच का जो जेलिंग पॉइंट आता है उसको मेंटेन रखती हैं, ताकि प्योर और इम्प्योर चीजें अपनी जगह पे ढंग से पहुंचे और बीच में कोई लैग ना आए उनके साइज की वजह से। ऑलराइट, और इनमें भी कोई वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं है। अब मैं वॉल्व्स की बात करती हूँ। नो वॉल्व्स इन आर्टरीज, वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और कैपिलरीज की बात करें तो इनमें भी वॉल्व्स नहीं होते। जब हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे वॉल्व्स दिखा के मैं बताऊंगी कि क्या फंक्शन है वॉल्व्स का। तो उससे पहले हम ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों तरह से, आपकी नॉलेज के लिए भी और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको समझने के लिए मैं सबको यही प्रेफर करूंगी, घर में किसी का भी ब्लड प्रोफाइल टेस्ट हुआ है प्लीज लेकर उसको अपने सामने बैठो, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। जब आप ये समझ के पढ़ोगे फिर आप भी एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, आपको ऐसा फील आएगा, राइट, क्योंकि अब आपको रिपोर्ट्स रीड करनी आएंगी। जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की तो उसके 4 मेजर पैरामीटर्स होते हैं।
व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम WBCs भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स, RBCs जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज प्लाज्मा। अब इनका क्या रोल है? चारों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है और आपको ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है तो आपकी प्रोफाइल में चारों का रेशो होना राइट अमाउंट में जरूरी है। अगर उसमें से एक भी मिसिंग या एक भी नहीं होगा तो जो उनके फंक्शंस हैं वो नहीं होंगे, जिसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखते हैं, एंड यू रन टू अ डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट रेड ब्लड सेल्स, नाम से पता चल रहा है रेड ब्लड सेल्स हैं तो उनका कलर रेड होगा, और उनका फंक्शन क्या है? दे कैरी ऑक्सीजन एंड CO2 इन द ब्लड। अब यहां से समझ ये आता है कि अगर RBCs का नंबर आपके ब्लड में कम है तो सबसे पहली चीज क्या होगी? बोलो। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि RBCs जैसा मैंने बोला रेड कलर है। रेड कलर होने का एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो होता है प्रेजेंस ऑफ हीम। एंड व्हाट इज हीम? इट इज कॉल्ड एन आयरन विच इज मेड ऑफ हेमोग्लोबिन। तो इसका मतलब RBCs अपने साथ हीमोग्लोबिन भी कैरी करते हैं। फीमेल्स के लिए हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी बॉडी में से एट अ सेवरल पीरियड ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी। उसको मेंटेन रखने के लिए आपकी हीमोग्लोबिन लेवल्स हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो उसका कॉन्सिक्वेंस आप झेलते हो। ऑक्सीजन जो है उसी के साथ साथ जाता है आपकी बॉडी में, तो क्या होगा रिजल्ट? ऑक्सीजन अगर आपकी बॉडी में लेवल कम हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टू यू? आपके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आपकी सांस फूलने लग जाएगी, और यही सिम्टम्स होते हैं जहां पे आपको पता चलता है आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन कम हो गया है। सेकंड, यू बिकम पेल, क्योंकि ये रेड कलर से डेमोन्स्ट्रेट होता है। तो अगर आपका जो बॉडी कलर है वो पेल नहीं है और लिटिल बिट टिंच ऑफ रेडनेस इज देयर, सो यू कैन से हीमोग्लोबिन लेवल्स। डॉक्टर्स हमेशा ऐसे टेस्ट करते हैं क्योंकि वो आपकी रेडिशनेस चेक करते हैं, जहां से उनको डाउट आता है अगर आप पेल हैं तो। अगर उनको लगता है कि आपका बॉडी कलर इज ऑल्सो लिटिल पिंकिश, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन लेवल्स आर मेंटेन्ड, राइट? तो आपकी ब्लड रिपोर्ट ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में देती है। अभी तो मैंने सिर्फ RBCs की बात करी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड WBCs। दे हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन। तो ये आपकी इम्यूनिटी को लेकर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है इन्फेक्शन से लड़ने में, राइट? तो अगर WBCs बॉडी में मेंटेन नहीं है, बहुत जल्दी कोल्ड हो जाएगा, बहुत जल्दी फीवर आ जाएगा, बहुत फ्रीक्वेंटली आप बीमार रहने लगेंगे, विच इज अ साइन कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लो होता जा रहा है। कोविड टाइम्स में इम्यूनिटी का रोल एक छोटे से बच्चे को भी मालूम है, राइट? तो जब आप एक अच्छी डाइट लेते हैं जिसमें आपको बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसीलिए ऐड करने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को लेवल पे रखते हैं, तो वो एक और इंडिकेशन है कि WBCs नीचे जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा। What is plasma? It carries different nutrients, gases and waste products in the blood, क्योंकि प्लाज्मा एक मीडियम है। ये जितने भी हम WBCs, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स की बात करते हैं वो प्लाज्मा में ही फ्लोट कर रहे होते हैं। सो प्लाज्मा इज बेसिकली द स्ट्रक्चर जिसमें ये सारे सेल्स होते हैं, एंड प्लाज्मा का रोल ये है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के हैं वो सारे प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं। ऑलराइट, so it is providing a structure to the blood. Then we are talking about platelets. बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? Let's talk. It helps in clotting of blood. अब देखो, छोटा सा कई बार कट लग जाता है हाथ में, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, so what actually happens during those times? What is your role in doing that? Your role in doing that is you always keep a check कि आपका blood clot हुआ है या नहीं हुआ, or it's still going on. Yeah, this is what you do. So in that case, if you go to your lab reports, you will always have a check on the platelet counts, because they are going to tell whether your blood clotting is okay or not. So if it is doing well, that means your platelet levels are okay. But kabhi-kabhi what happens? If the blood keeps on flowing and there's no stoppage to that, you need to have a check on the platelet count, because that is what is controlling the clotting of blood. ओके, सो ड्यूरिंग सर्जरीज या कभी भी ऐसा मेडिकल कोई भी चेकअप है जहाँ पे डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं टू गिव अ ब्लड रिपोर्ट, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट ऑल दीज पैरामीटर्स।
Platelet count again is important because it will always tell them, to make arrangements for the blood levels. For example, if the patient doesn't have a good level of platelets, तो क्या करेंगे डॉक्टर एडवाइस, वो इसीलिए ब्लड रिपोर्ट में से चेक करेंगे कि काउंट लो है, तो उनको पहले ही सरप्लस अमाउंट में वो सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऑपरेशन के टाइम पे, सर्जरी के टाइम पे अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुकी, दे हैव टू एप्रोप्रिएटली ट्रीट द पेशेंट. ओके, so this tells you we should not take all these things lightly. We should take these things very, very seriously. So with this, I think the components of blood are clear to you. The type of blood vessels are clear to you. Now I'm going to talk about very general thing, heartbeat. सब बात करते हैं, but शायद again scientifically you're not able to answer them all the time accurately. That it is the rhythmic movement of the heart while pumping the blood. Yes? तो कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत जेन्युइन लैंग्वेज में हमें पता है हमारी हार्ट बीट्स क्यों मायने रखती हैं, बिकॉज इट गिव्स यू एन इंडिकेशन इट्स रनिंग हेल्दी एंड वेल. देन टॉकिंग अबाउट द पल्स, ये हम सब बहुत ज्यादा फॉलो खुद ही करते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग. बहुत अगर आप मूवीज देखते हो या कुछ, तो यू हैव ऑलवेज सीन व्हाट्स द फर्स्ट थिंग व्हेन अ पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. डॉक्टर क्या करता है, घर आता है, सबसे पहले वो आपकी पल्स चेक करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज द रिदमिक बीटिंग felt in the arteries caused by the beating of the heart gives you the pulse. तो ये देखते ही उनको पता चल जाता है the person is alive or not. That is why सबसे पहले pulse check की जाती है. So the average number of heartbeats of an adult person while resting is 70 to 80 per minute. ये आपको कैलकुलेशन इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि ये टेस्टिंग आप घर में खुद भी कर सकते हो. So when you do this, you can try this with your siblings, with your parents, with your friends, anyone, and this gives you an idea कि आपका pulse rate क्या है, normal है या abnormal है. Alright? Now let's move to the next slide. Now I'm talking about, जो कि ये सारी बातें मैं आपसे शुरू से कर रही हूँ, when we started the lecture also, I am again repeating because I want you to all focus on how healthy you should keep your body. उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसीलिए ये सब प्रैक्टिसेस इस बात पे एम्फसाइज करती हैं कि आपके लिए एक्सरसाइज करनी क्यों रोज जरूरी है, क्यों वो आपके स्कूल की रूटीन का पार्ट है, क्यों आपको घर पे बोला जाता है, एंड इट इज फॉर ऑल एज ग्रुप्स. ऐसा नहीं है कि आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो तो ही आपके लिए जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स, एवरीवन. एंड ऑल्सो ईटिंग हेल्दी, ये बच्चों के लिए बहुत सूट करता है, and I think आजकल बड़ों के लिए भी होता है because they don't have time to cook. But you should always find out time for doing these small practices. बच्चे भी सीख सकते हैं, you can help them. अगर उनके पास टाइम की कमी है, you should always assist them in doing such things ताकि आप सब healthy रह सको. All right? Now I start the most important part, and that is we are going to start discussing about heart, क्योंकि इससे आपको circulatory system बहुत clear होता जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू है हार्ट को समझने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट गिव दैट टाइम. तो हम पहले हार्ट को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ऑलराइट, बाकी सारी चीजें बाद में. सबसे पहले हम राइट और लेफ्ट करके पढ़ते हैं ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें समझ आए. तो अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करती हूँ, आई जस्ट एक्सप्लेन डिफरेंशिएटेड लेफ्ट एट्रियम, देन यू हैव लेफ्ट वेंट्रिकल. और राइट साइड पे जाओगे तो यू हैव द राइट एट्रियम एंड यू हैव द राइट वेंट्रिकल. ठीक है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन. अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ना शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने अभी बताया, 4 चीजें आपको बताई थी. तो आई स्टार्ट विद द राइट साइड फर्स्ट. तो ये सबसे पहला मेरा राइट एट्रियम है, जिसका रोल ये है, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी. सिंपल. जैसा कि आपने रोल पढ़ा था आर्टरीज और वेन्स का, तो जब हम राइट एट्रियम की बात करते हैं, उसका काम ये होता है बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, जो भी यूज्ड ब्लड है उसको बॉडी से लाना वापस. एंड देन द सेकेंड थिंग ऑन द राइट साइड इज द राइट वेंट्रिकल. उसका काम क्या है? टू पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. इट्स अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आप ये याद रखो, इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है. What it is doing? It is pumping this deoxygenated blood to the lungs. ठीक है, ये रोल हुआ हमारे राइट वेंट्रिकल का. अब मैं आ जाती हूँ लेफ्ट साइड पे. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम का काम क्या है? इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स.
तो आप एक तरह से समझ सकते हो कि ये जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स पे गया था, ये सारा रिन्यूअल्स के बाद आएगा लेफ्ट एट्रियम में, जहां पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा फ्रॉम द लंग्स, एंड देन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो पहले हमें ये चार चीजें अच्छे से समझनी है, फिर उसके बाद हम ये डिटेलिंग की बात करेंगे, जहां पे अगेन आई डोंट वांट यू टू गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस सीइंग दीज लेबल्स। मत सोचो, वन बाय वन वील गो, ठीक है। तो हमने ये चार चीजें पढ़ी, फिर हम बात करते हैं हार्ट की दूसरी, जो भी आपने अभी ऑर्गन्स देखे उसमें पार्ट्स देखे, उसमें कौन कौन से किसका रोल क्या है। अगर आप आयोटा थे देख रहे थे, so we will see what is the role of aorta, super vena cava, inferior vena cava, pulmonary vein and pulmonary artery. You can relate it over here. This is the super vena cava here. So what is the super vena cava doing here? It is carrying deoxygenated blood from the upper half of the body to the right atrium. सोचना है कहां से जा रहा है? Deoxygenated blood to the right. You can see the blue part. Then let's talk about aorta. It is the largest artery in the body and it carries oxygenated blood from the heart to all. Understood है ना? क्योंकि ये एक artery है, तो oxygenated blood तो aorta ही लाएगा, and it is the largest. So they are talking about the size. So I want to show you where is this aorta. Over here. You can see the size. So यहाँ सबसे oxygenated blood आता है, आपको दिख रहा है red, red, red. Clear? Now let me talk about inferior vena cava. क्योंकि जब आपने superior में पढ़ा, it is carrying deoxygenated blood from the upper half of the body to the right atrium. Inferior का काम क्या है? It carries deoxygenated blood from the lower half of the body. इसीलिए उनका नाम inferior है। तो superior का काम हमने ये किया, आप ऊपर से लेके आना, और inferior vena cava को बोला आप lower part से लाना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। Okay? Now you can see it here. So it is just tracking the lower part and that is tracking the upper part. Now let's talk about the pulmonary vein and pulmonary artery. So pulmonary vein ने क्या किया? It is the only vein in the body that carries oxygenated blood. ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, क्योंकि सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स ही ऐसी आर्टरीज और वेन्स हैं जो अपना काम उल्टा करती हैं। यूजुअली आर्टरीज का काम क्या होता है? प्योर ब्लड को कैरी करना। वेन्स का काम क्या होता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का काम उल्टा है। यू कैन सी दैट इज, दिस इज द पल्मोनरी वेन विच इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी आर्टरी दिस इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। राइट, आई टेक यू बैक टू दिस स्लाइड जहां पे आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। सुपर वेना कावा, inferior vena cava, ठीक है। You can see these are the valves. I'll come to the topic of valves also. Now this is the pulmonary vein, pulmonary artery, जो सिर्फ exceptions हैं in doing their role opposite. So ये सब समझ आने के बाद आपको सिर्फ directional flow of blood समझ आएगा, कहां से साफ आ रहा है, कहां से impure आ रहा है। All right? Now let me actually give you a flow chart form जहां से आप इन सब चीजों को सम अप कर सकते हो इजीली इन योर माइंड। तो जब मैं पर्मुलरी सर्कुलेशन की बात करती हूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, जो आपने सबसे पहले शुरू किया था, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहां से अगर मैं शुरुआत करती हूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी से गुजरते हैं, रीचेस द लंग्स, लंग्स से जाते हैं पल्मोनरी वेन पे, और पल्मोनरी वेन से दे रीच द लेफ्ट ऑरिकल। ये हमारा एक सेक्शन है। फिर हम बात करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, जो स्टार्ट होती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से, देन आयोटा, देन टू द होल बॉडी, एंड देन फ्रॉम द बॉडी सुपर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एंड रीचेस द राइट ऑरिकल। ये है फ्लो, द सिस्टमैटिक फ्लो, द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आई नो एट वन गो आपको ये सब चीजें रिलेट नहीं होंगी इजीली, बहुत जल्दी नहीं होंगी। गिव योरसेल्फ सम टाइम, और इन तीनों चीजों को
आप सम अप करो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. Everything will be there in your system, and yes, before leaving I will again recall the steps. So I hope with this you have understood impure और pure blood की directions कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ जाती हैं. Because I told you in the beginning, सही जगह पे जाना is equally important, right? क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई फ्लो में, you are no more, right? Okay. Now I have to discuss two more things. ये वही डायग्राम है जहां पे आपने देखा कि किस तरह से सुपर वेना कावा, पल्मोनरी वेन, ये सब अपना रोल्स कर रहे हैं. ब्लू कलर, रेड कलर क्या इंडिकेट करता है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं. दो चीजें पढ़ानी थी, सिस्टोल और डायसिस्टोल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टोल एंड डायसिस्टोल? द रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. बिकॉज आपको पता है हम यूजुअली जब भी हार्ट वर्क करता है हम उसे धक धक बोलते हैं इन आवर वेरी नॉर्मल लैंग्वेज, राइट? बट व्हेन चीजें बदल जाती हैं व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टेक्निकली, साइंटिफिकली. सो एक्चुअली में जो हार्ट है आपका, इट इज बिकॉज इट्स पंपिंग ब्लड, राइट? तो वो कंट्रैक्ट भी होगा और एक्सपैंड भी होगा कॉन्टिन्यूअसली. सो जब भी रिदमिक कंट्रैक्शन होगा, it will be termed as a systole, and when it is relaxation, that means coming back to the original position, then it is called a diastole. Okay, all right. So now I talk about finally the valves जो बहुत देर से लटक रहे हैं. वो इसलिए जैसे हम लोग गार्ड कीपर्स रखते हैं, राइट, पूरा चेक रखने के लिए, ऐसे ही हमने वॉल्व्स रखे हुए सर्कुलेटरी सिस्टम में. Valves are a set of flaps called leaflets or cusps that open and close, allowing only a unidirectional flow. तो यहाँ पे सबसे important पंच है unidirectional flow, जो मैं रिपीट कर रही थी स्टार्टिंग से. अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहीं पे भी हो गई, प्योर इम्प्योर गलती से मिक्स हो गए, व्हाट इज द रिजल्ट? नथिंग, यू आर नो मोर, क्योंकि दैट्स अ पॉइजनस थिंग और आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम विद इन सेकेंड्स खत्म हो जाएगा, राइट? बिकॉज वो एक एरर है. तो वॉल्व्स का जो प्रेजेंस है वो इस फ्लो को मेंटेन रखता है ताकि जो खून है वो डायरेक्शनल उल्टी ना पकड़ ले. दैट्स व्हाई यूनिडायरेक्शनल बोला है, राइट? So valves का रोल है, you can see the tricuspid valve here, and then you can see the mitral valve and the bicuspid valve. तो जहां पे भी अगर मेन डायग्राम में wherever you see the word valves का प्रेजेंस यही है, वो फ्लो को मेंटेन रखते हैं and stops the intermixing of pure and impure blood, ताकि वो बैक फ्लो करना शुरू ना कर दें. ओके, सो आई होप जो हमारे valves हैं उनका सस्पेंस खत्म हो गया है. So I'll quickly give a revision to the steps which you follow when you're talking about the movement of blood. So starting from impure or deoxygenated blood flows from the body into the right atrium. Step number 1. Step number 2, from the right atrium, blood flows into the right ventricle. The right ventricle pumps the blood into the lungs for purification. The pure or oxygenated blood from the lungs enters the heart into the left atrium. Blood from the left atrium enters into the left ventricle and the left ventricle pumps pure blood to different parts of the body. तो आपको समझनी है, याद रखनी है ये सारी steps, जहां पे आप ये याद रखोगे from where it's entering and where it's leaving. Yes, revision is important और उससे आपको और ज्यादा clarity होगी how to finish everything. Okay children? So अभी हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था लास्ट क्लास में, फिर मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन दिया जहां आपने सर्कुलेटरी सिस्टम समझा. अब जब सर्कुलेशन हो गई है बॉडी में, हर जगह पे राइट प्लेस पे प्योर ब्लड पहुंच गया है, इम्प्योर ब्लड से हमने सारा ऑक्सीजन जो था वो यूज कर लिया है और उसको भी रिचार्ज के लिए भेज दिया है. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या बची? फूड से एनर्जी ले ली, यूज कर ली, तो क्या प्रोसेस है? क्या प्रोसेस कंप्लीट हुआ? नहीं. अभी हम बात करेंगे उन सारी एनर्जीज को यूज करने के बाद. ये घर में भी होता है, आप कुछ भी पकाते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें सब कुछ होने के बाद, खाना बनने के बाद, खाने के बाद, देयर इज ऑलवेज अ लेफ्ट ओवर विच इज ऑफ नो यूज, राइट? चाहे वो रॉ मटेरियल्स में हो, चाहे वो आपकी प्लेट में हो, तो हमें उसको भी तो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना होता है. बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? क्योंकि बॉडी के साथ तो ऐसा है ना, इट विल नॉट गो आउट एनीवेयर, वो आपकी बॉडी में ही रहने वाला है, राइट? तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम बिकॉज उस वेस्ट में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को पॉइजन प्रोवाइड करेंगे.
right? This is one of the reasons when you face constipations, it's very important to let the waste flush out of the body, क्योंकि उससे आपकी body clean रहती है, right? तो human beings की बात अलग है. I'll start discussing about the process of excretion, which is nothing but the process of removal of waste produced in the cells of the living organisms. So fish के केस में आपको नजर नहीं आता, but if you have an aquarium, कभी ध्यान से देखना, you will see, क्योंकि fish never leaves the water, तो जो उसका excretory products हैं वो भी तो water में ही जाएंगे, right? But ये सबको नहीं मालूम that the waste produced by the fish is very 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 rich in ammonia. Then we talk about mammals and it includes us also. हमारे वेस्ट में यूरिया का अमाउंट बहुत अच्छा होता है, राइट? एंड इसीलिए देयर आर मेनी टाइम्स जब किसी के साथ भी यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रबल होता है, तो डॉक्टर्स हमेशा आपकी यूरिन रिपोर्ट मांगते हैं जिसमें वो यूरिया का कंटेंट चेक करते हैं, यस, विच इज इम्पॉर्टेंट. देन वी टॉक अबाउट बर्ड्स, रेप्टाइल्स. अगर आप इनका एक्सक्रीटरी प्रोसेस देखते हैं, इट इज रिच इन यूरिक एसिड. ये ट्रबलसम हमारे साथ भी हो सकता है क्योंकि वो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट नहीं होती. सो इसीलिए जब आपकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट मांगी जाती है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कितने टॉक्सिन्स हैं उसका लेवल वो चेक करना चाह रहे हैं. ऑलराइट, सो ये बहुत जनरल था जो मैं आपको बताना चाहती थी इन टर्म्स ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिश. सबकी बॉडी का अलग अलग एक्सक्रीटरी लेवल है और प्रोडक्ट्स हैं. सो अब हम डिटेल में बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की. तो जैसा मैंने भी बोला, सिर्फ एक ही सोर्स थोड़ी है हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का. वी हैव अदर थिंग्स और ये बहुत बार बच्चे मिस आउट कर देते हैं. नंबर वन इज योर स्किन. थिंक अबाउट इट, स्किन का क्या रोल है आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में? यस, अ लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ सॉल्ट्स, या, एंड दैट यू कैन फील मोस्टली इन समर्स. सबसे ज्यादा गर्मी में एहसास होता है इस चीज का कि आपकी स्किन जो है वो कितना वाटर और सॉल्ट है उसको आपकी बॉडी से रिमूव कर रही है, विच इज अ गुड थिंग क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. देन टॉकिंग अबाउट लंग्स, इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं जो चाहे किसी के काम आ रहा है बट आपकी बॉडी के लिए तो वेस्ट ही है. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट योर किडनीज, which are filtering the water and filtering the blood and removes excess of water and urea from your body. ठीक है? So let's have a quick look at the wastes. The cellular waste produced as a result of metabolic processes. ये कौन सी metabolic processes की बात कर रहे हैं? जो respiration था, जो circulation था, उन सब की बात कर रहे हैं. तो जो भी metabolic waste इस time पे produce होता है, you can see. So breakdown of excess proteins gives you urea, right? Respiration, CO2, excess water and excess salts, you know it is removed from kidney. And as I said, the storage of all of them is very harmful because they all have toxins in them. So it's better to flush them out rather than keep in your body because it's going to create a lot of toxicity for your body. तो जब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपकी है किडनी. आपको इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू कीप एन आइडिया. किडनीज लुक लाइक beans, yes, so they are called bean shaped bags also most of the time. So if you talk about the characteristics, the color is always reddish brown, the shape is bean shaped, as I said, location is back of the abdomen just above the waist on either side of the backbone. And what is the function? To filter the blood and remove the liquid waste and excess water from the body, जो मैंने बताया आपको भी, right? So this is our excretory system. So as you can see, we start them with pair of kidneys, yes, and they filter and remove toxic metabolic waste, जो सबसे पहला स्टेप होता है किडनीज का. फिर वो फिल्टरिंग करने के बाद it comes to the ureter. What is the ureter doing? It is a muscular tube which passes urine from kidneys to the bladder. तो उसका काम यही है कि जो भी यूरिन है वो किडनी से ब्लैडर की तरफ पहुंचाए. This is our urinary bladder, which is nothing but a sac that stores the urine. And then last में, this is the anus or the urethra which is the tube which removes urine out of your body. तो इस यूरिन के साथ जितना भी टॉक्सिन था आपकी बॉडी में, it just gets flushed out, right? And as I said that before,
If you face some problems over there, then only you go for consultation. If the color of your urine is not correct, if you have a pungent smell in the urine, if you feel that there is after discoloration, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस होता है, you quickly go to the doctor and फिर वो सबसे पहले यही चेक करने के लिए देखेंगे are the kidneys working properly or not. Okay, so I think this was very simple. So जैसा कि दिल का ध्यान रखना है, लंग्स का ध्यान रखना है, सब चीजों का ध्यान रखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है किडनीज का ध्यान रखना. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. एंड इफ आई टॉक अबाउट किडनी स्टोन्स, ये आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा. इट्स अ प्रॉब्लम एंड दीज डेज इट्स फेस्ड बाय यंग चिल्ड्रन ऑल्सो. क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जब हम किडनी स्टोन्स की बात करते हैं विद यंग किड्स इज दैट यू आर सपोज टू वॉश the raw vegetables or the fruits that you are eating, उसको हमेशा थोड़ी टाइम पहले सोक करके रखना, क्योंकि जो उनकी पील्स होते हैं उसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हुआ हो सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. तो इट इज एडवाइजेबल ऑलवेज टू कीप देम सोक्ड फॉर सम टाइम, और द बेस्ट थिंग इज टू रिमूव द पील. बट इन मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो पील होता है उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है. एवरीवेयर इट्स नॉट पॉसिबल, बट द बेस्ट थिंग अगेन आई सेड, soak them for some time. This is also applicable to the pulses you eat. जितनी भी आप दालें खाते हैं, जितनी भी आप कोई भी चीज कुक करते हैं, हमेशा मेक श्योर करो आप उसको थोड़े टाइम के लिए सोक करके रखो. ड्रेन ऑफ द वाटर, बिकॉज उस वाटर के साथ बहुत सारा टॉक्सिन्स जो है 100% तो नहीं बोलूंगी, बट यस बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा उससे. दिस वॉज नंबर 1. देन इन योर फैमिली मेंबर किसी जेनेटिकली पीपल आर हैविंग दिस, देन अगेन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में बहुत केसेस हो चुके हैं, तो आप तो बहुत जल्दी सस्पेक्टेबल होगे इसके. सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. उन केसेस में तो आपको ऐसी चीजें खानी ही नहीं चाहिए जहां पे आपको लगता है कि दिस कैन बी अ प्रॉब्लम विद द स्टोन्स. यू शुड ऑलवेज रेकमेंड अ डॉक्टर फॉर सच एडवाइजेस. देन एनिमल मीट, अगेन बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर. एनिमल मीट क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू ऑल द प्लेसेस. आप जितना मर्जी साफ कर लो उसको, अब देयर स्टिल अनहेल्दी वेज ऑफ कीपिंग इट, कुकिंग इट, कहाँ से ला रहे हो, ये सब पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं. सो इन केसेस में आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए. एंड देन इफ यू आर टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, इसके लिए हाइपरटेंशन भी कॉज होता है, बट यस स्टोन्स का भी एक कॉज होता है, जहां पे अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्ट खाने के आदी हैं, शुगर लेने के आदी हैं, तो आपके लिए किडनी स्टोन्स कैन बी अ प्रॉब्लम. एंड देन लॉट्स ऑफ वाटर, बिकॉज एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन किडनी की भी हो जाती है जब आप बहुत सारा पानी पीते हो, क्योंकि बार बार वो वेस्ट रिमूव होता है. एंड दिस टेल्स किडनीज आर वर्किंग नॉर्मली. जब किडनीज वर्क नॉर्मली नहीं करती ना, तो बहुत सारे लोग जिनको पानी ज्यादा पीने की आदत नहीं होती, एक इंडिकेशन होता है कि उनको ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओके, सो डोंट थिंक मैं आपको डरा रही हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग यू मोर प्रिकॉशियस, मोर अलर्ट ऑन सच फैक्टर्स, बिकॉज सारी चीजें खाने से ही शुरू होती हैं और उसी पे खत्म हो जाती हैं. सो उसके बीच के जो स्टेप्स हैं उन सब पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए. छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, बट दे रियली मेक अ लॉट ऑफ इफेक्ट. देन लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर. किडनी फेलियर आई एम टॉकिंग. सो आपने देखा देयर वाज अ पेयर ऑफ किडनी, राइट? तो बेसिकली हमारे पास 2 किडनीज हैं, और डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपकी एक किडनी हेल्दी है, दूसरी किडनी हेल्दी नहीं है, यू कैन सर्वाइव. वो आपको कुछ स्ट्रेस ना लेने के, एक्सर्शन ना लेने के रीजंस देंगे, एडवाइज करेंगे कि आप ऐसा ना करो, बट यस स्टिल देयर आर चांसेस यू कैन सर्वाइव विद 1 किडनी. बट इफ बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो उस केस में क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगी. बट उससे पहले सबसे पहले किडनी फेलियर हुआ क्यों ये बात करते हैं. इन्फेक्शन, अगेन इट्स अ वेरी कॉमन कॉज, क्योंकि ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू ब्लड. तो पहले तो आपको यही मेक श्योर करना चाहिए कि कोई बैक्टीरिया, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन आपको ना हो, और अगर आप ये छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस पे ध्यान रखेंगे तो ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी. देन वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर. इन लोगों का इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाता है, तो बेसिकली इनकी बॉडी के अंदर चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं. जरूरी नहीं हमेशा होता है, बट यस क्योंकि ऑलरेडी डायबिटिक हो, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो आपकी बॉडी इन सब चीजों से अफेक्ट होने के लिए ज्यादा जल्दी प्रोन हो जाती है. देन लेट्स टॉक अबाउट पेन किलर्स. इन सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हम यूजुअली नहीं करते. सर दर्द हो रहा है, विदाउट एनी पेशेंस यू विल टेक द मेडिसिन, क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है. बट यू शुड ऑलवेज नॉट फॉरगेट व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स दे आर गिविंग टू योर बॉडी, एंड दैट कैन बी वन ऑफ देम. अब आप सोचो कि कोई लिंक ही नहीं है एक पेन किलर का किडनी फेलियर से, बट दैट्स ट्रू. देन कमिंग टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल.
स्मोकिंग अल्कोहल इन एनी वेज आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल, आपकी बॉडी को डिटोहाइड्रेट करना, ये सब चीजें जो हैं स्मोकिंग और अल्कोहल से रिलेटेड होती हैं. तो दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी 1% बेनिफिट ऑल्सो. सो चाहे वो किडनी की बात करें, चाहे वो किसी और चीज की भी बात करें, दे विल ऑलवेज प्रोवाइड हार्म टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जंक फूड, जिसकी बात मैं हमेशा करती रहती हूँ, जैसा मैंने अभी भी बताया, चाहे मैंने जंक फूड का नाम नहीं लिया, बट मैंने आपसे यही एडवाइस किया, ईट हेल्दी. जंक फूड अपने आप साइडलाइन हो जाएगा. So this is the way you should save your kidney from getting failed. Now, as I said, healthy habits for healthy kidney. So it is drinking water. उल्टा करो जो अभी बोला था. Don't smoke. Don't drink alcohol. Okay. So you should drink lots of water, but not alcohol. Then exercise, healthy diet, reduce salt and sugar. This is all going to make your kidneys very, very healthy. Okay.